मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम आगे राजनीतिक समाजीकरण के नियामक जो है वो लेते हैं इस टॉपिक को, और इसके अंतर्गत हम करेंगे राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, जो कि पहला नियामक है राजनीतिक समाजीकरण का। तो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं वो या तो लोकतांत्रिक हो सकती हैं या सर्वाधिकारवादी या निरंकुश प्रकार की हो सकती हैं। तो लोकतंत्र में खुलापन रहता है, जबकि जो सर्वाधिकारवादी और निरंकुश प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो जकड़नों से युक्त होती हैं। और ऐसी व्यवस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण के जो अभिकरण हैं वो शासन तंत्र की जो अपेक्षाओं के अनुसार जो है वो सक्रिय रहने के लिए सक्रिय रहने के लिए मजबूर होते हैं, यानी जैसा शासन तंत्र चाहता है वैसा वो बन जाते हैं। इसलिए जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसका बहुत महत्वपूर्ण नियामक राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति होती है, क्योंकि छल योजन या राजनीतिक सिद्धांत बोधन के लिए राजनीतिक समाजीकरण के जो अभिकरण हैं उनको प्रयुक्त करने की जो नियामक है वो भी हो जाती है। कैसे कि अगर खुलापन होता है तो राजनीतिक समाजीकरण अधिक उसमें भी खुलाव आता है, और यदि सर्वाधिकारवादी और निरंकुश प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं तो उसके अंतर्गत एक जकड़न सी होती है। दूसरा जो नियामक है वह है राजनीतिक समाज के अभिमुखीकरण। तो समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण में जो दर्शाई गई साम्य की अवस्था है वो नहीं रहने पर राजनीतिक समाज के जो अभिमुखीकरण हैं वो उलट सकते हैं, और ऐसी अवस्था में राजनीतिक समाजीकरण की नियामक ही नहीं, उसके लिए राजनीतिक जो अभिमुखीकरण है वह घातक भी हो जाती है। और ऐसी अवस्था कब होती है? जब शासन तंत्र अप्रकट रूप से जो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया है वो जब चलती है तो उसमें हस्तक्षेप करने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र व्यवस्थाओं तक में बचाव नहीं होता, और निरंकुश या जकड़ी हुई व्यवस्थाओं में इससे बचने का तो कोई रास्ता रहता ही नहीं है। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण नियामक है। तीसरा नियामक है कि राजनीतिक समाज में जो नॉर्म्स होते हैं, जो मूल्य होते हैं वो, तो राजनीतिक समाज जो समाज के मूल्य हैं या नॉर्म्स हैं उनसे पृथक नहीं रह सकता। तो समाज के जो नॉर्म्स हैं वो अंततः राजनीतिक समाज के नॉर्म्स भी बन जाते हैं, और यह अगर गलत या समाजीकरण के अभिकरणों की भूमिका को नकारने वाले हों तो राजनीतिक समाजीकरण के नकारात्मक नियामक भी बन जाते हैं। इसलिए बहुत कुछ डिपेंड करता है समाज के नॉर्म्स या मूल्यों पर, क्योंकि वही मूल्य राजनीतिक मूल्य भी बन जाते हैं। चौथा नियामक है जनसंपर्क माध्यम। तो जनसंपर्क माध्यम, जैसा आपको पता है, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में राजनीतिक समाजीकरण की कोई बात नहीं करता था, लेकिन उस समय संचार के साधन इतने सशक्त नहीं थे। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, और इसके अभाव में राजनीतिक समाजीकरण का ऐसा नियामक बन जाता है जिसकी कमी की पूर्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही माध्यम है जिनके माध्यम से जो सरकारें हैं वो समाज के जो लोग हैं और जो जनता है उसके दिमाग और विचारों और मान्यताओं को निर्मित करते हैं। तो इस तरीके से यह सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। अगला अभिकरण है राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीतिक संस्कृति के निरूपण में जो है कई बार अड़ियल प्रकार की राजनीतिक संस्कृति जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया को बहुत शिथिल कर देती है और उसमें रोक लगा देती है। और राजनीतिक समाजीकरण के संकल्पनात्मक रूप में
यानी राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति, इसके संकल्पनात्मक रूप में विशेष अंतर नहीं होता है और इसमें विरोधाभास भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी राजनीतिक समाज में राजनीतिक संस्कृति कई दबावों से विशेष प्रकार की बन जाए तो यह राजनीतिक समाजीकरण के लिए एक रोड़ा अटकल बन जाती है और ऐसी अवस्था में राजनीतिक समाजीकरण का नियामक बन जाती है। कुछ इसके अलावा भी हैं नियामक, जैसे कि भौगोलिक गतिशीलता की स्थिति में लोग जो है नए इलाके में जाने के बाद राजनीतिक प्रश्नों की जो चर्चा है उसको करते हैं या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में अनिच्छा प्रकट करते हैं, यानी चर्चा भी नहीं करना चाहते और भाग लेने में भी अनिच्छा प्रकट करते हैं। तो ये जो नियामक हैं, अन्य नियामक, वो भी राजनीतिक समाजीकरण को घटाते और बढ़ाते रहते हैं। तो निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण कई प्रकार से सीमित, प्रतिबंधित व नियमित रहते हुए भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आते हैं हम राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक व्यवस्था, यानी इन दोनों में क्या संबंध है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, इसकी सामर्थ्य और कार्य निष्पादनता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें जो उठने वाली मांगें हैं और समर्थन है और उन मांगों को किस प्रकार का समर्थन मिलता है, उसका आकार प्रकार कैसा है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आमंड यह मानता है कि मांगों व समर्थनों के आकार प्रकार की निर्णायक राजनीतिक संस्कृति होती है और उसका अभिमत है कि राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगें किस प्रकार की होंगी और समर्थनों में जनता की सक्रियता की मात्रा कितनी होगी, इसका नियामक भी राजनीतिक समाजीकरण ही होता है। राजनीतिक समाजीकरण स्वयं में राजनीतिक व्यवस्था का निवेश नहीं है, यह तो निवेशों की प्रकृति और उनकी तीव्रता और मात्रा का नियामक भर है। तो राजनीतिक समाज में व्यक्तियों का जितना राजनीतिक समाजीकरण होगा उतना ही उनकी राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ेगी और उनकी राजनीति में सहभागिता भी बढ़ेगी और उसी के अनुसार मांगों की प्रकृति में परिवर्तन भी आएगा। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ धारणाओं का होना और उनका विकास तथा व्यवस्था से संबंधित विश्वास ही राजनीतिक समाजीकरण है और ये प्रक्रिया राष्ट्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा और अपने विशिष्ट मूल्यों को अपनाने या पनपने में सहायता देती है और इससे राजनीतिक व्यवस्था के लिए समर्थन या उससे दुराव बढ़ या घट सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति और व्यक्तियों के समूहों की राजनीतिक मनोवृत्तियों तथा मूल्यों का निर्धारण करता है और इसी से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में निवेशक की भूमिका निभाने के लिए तैयार होता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती का नियामक भी होता है। इन तीनों में सीधा संबंध है। राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की सक्रियता का नियमन इन्हीं से होता है। इस तरह राजनीतिक व्यवस्था में मांगों और समर्थनों का संबंध व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता में रहता है। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति उसकी कार्यशैली और क्षमता का महत्वपूर्ण आधार होता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति में क्या संबंध है। कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है प्रभावी ढंग से और ये जो माध्यम है
इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो राजनीतिक समाजीकरण निभाता है। राजनीतिक संस्कृति न केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, बल्कि संस्कृति में सजीवता सी भी बनती है। और आमंड और वर्बा ने राजनीतिक समाजीकरण की राजनीतिक संस्कृति को बदलने और बनाए रखने में जो भूमिका है उस पर लिखा है सही तरीके से। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा या परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति के विकास में राजनीतिक समाजीकरण की बहुत अहम भूमिका रहती है और राजनीतिक समाजीकरण से ही राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति का रूप निर्धारण होता है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति के निर्माण, उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण और उसके विकास तथा उसकी सजीवता में महत्वपूर्ण कारक रहता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति में पारंगत करता है। तो एक प्रकार से हम देखें तो तीनों में बहुत गहन संबंध है, यानी राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता व राजनीतिक भर्ती, इन तीनों में बहुत गहन संबंध है। इन तीनों की पारस्परिकता सावयवी यानी ऑर्गेनिक है, यानी एक में कमी दूसरे व तीसरे में भी कमी का कारण बन जाती है। इट्स अ चेन रिएक्शन। और व्यक्ति का जितना और जिस प्रकार का राजनीतिक समाजीकरण होगा उसी के अनुरूप उसकी राजनीतिक भर्ती और राजनीतिक सहभागिता भी होगी। तो वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक सहभागिता की बात ही राजनीतिक समाजीकरण के बाद आती है, उससे पहले नहीं आ सकती। और इन तीनों में पारस्परिकता की बात हमें स्वीकार करनी ही पड़ती है। अंत में राजनीतिक समाजीकरण का जो महत्व है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हम ये पाएंगे कि राजनीतिक संस्कृतियाँ आधुनिक समाजों में एक प्राण वायु प्रदान करती हैं और राजनीतिक संस्कृतियों की जीवन धारा राजनीतिक समाजीकरण की ही देन कही जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में जान फूंकने का माध्यम है ये दोनों, और यह परिवर्तन की आधार भूमि भी तैयार करती हैं। इसलिए राजनीतिक समाजीकरण का राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति, उसकी प्रकृति, उसके विकास व कार्य क्षमताओं में निर्णायक भूमिका होती है और यही इसका महत्व भी है। आज का मनुष्य सामाजिक प्राणी से कहीं अधिक राजनीतिक प्राणी बन गया है। यह राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण से ही बनता है। व्यक्ति को राजनीति की ओर उन्मुख ही राजनीतिक समाजीकरण करता है। उसकी राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती का आधार ही राजनीतिक समाजीकरण होता है। व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक समाजीकरण के महत्व को इस तथ्य से पुष्टि मिलती है कि व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश के लिए राजनीतिक समाजीकरण रूपी पुल पर होकर ही गुजरना पड़ता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थिरता और सामर्थ्य से युक्त करने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परियोजन द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण की आधार वस्तु समाजीकरण को प्रोत्साहित करती हैं और इससे अंततः उन ताकतों का जो राजनीतिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती हैं या उधम मचाती हैं, मुकाबला करने के लिए राजनीतिक व्यक्ति तैयार
होता है, जो व्यवस्थाओं के विघटन के विरुद्ध सुरक्षात्मक दीवार बन जाता है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास व आधुनिकीकरण के लिए आधारभूत वस्तु राजनीतिकृत मानव का निर्माण करने में सहायता करता है। यह व्यवस्थाओं के नवनिर्माण में से लेकर राजनीति की सार्थकता तक में सहायक होता है। यह व्यक्ति को राजनीति से जोड़ने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति की राजनीति के प्रति उदासीनता को समाप्त कर उसको राजनीतिक रंग में रंगने का कार्य भी करती है। तो थैंक यू गर्ल्स। तो आज आपका राजनीतिक समाजीकरण टॉपिक समाप्त हुआ।